So, hello friends, let's have this poem I to Sing America by Langston Hughes. So, this poet, Langston Hughes, we saw one poem by him, What Happens When Dreams Are Deferred. So, उसके बाद अब ये poem करते हैं Langston Hughes की, और he was a very influential poet. 1920s में Harlem Renaissance जो हुआ था, he was very influential figure of that Harlem Renaissance, which was a socio-cultural intellectual movement among the Afro-Americans, and it was also called as Neo-Negro movement. So before we take up this poem of Langston Hughes, let us go in a little background, and the background of Walt Whitman. Walt Whitman is said to be one of the most famous poets of America, and not just he is said to be most famous poet. कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उस ज़माने में कुछ लोग ऐसा बोलते थे जब लैंगस्टन हग्स पोएम लिख रहे थे कि अगर अमेरिका को जानना है तो वॉल्ट विटमैन को जानना पड़ेगा, और एज़रा पाउंड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ही इज़ अमेरिका, मतलब वॉल्ट विटमैन इज़ अमेरिका. ऐसे ही हैरोल्ड ब्लूम एक क्रिटिक थे, उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर अमेरिकन देन वॉल्ट विटमैन इज़ योर इमेजिनेटिव फादर एंड मदर एंड सो ऑन. मतलब वॉल्ट विटमैन का बहुत बड़ा स्टेटस था उस टाइम, और उन्हें अमेरिकन, नॉट जस्ट अमेरिकन पोइट्री, मगर उन्हें अमेरिका का एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था. तो उन्हीं वॉल्ट विटमैन ने 1860 में, यानी कि लैंगस्टन हग्स से अराउंड 60 ईयर्स पहले, एक पोएम लिखी, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, मैं अमेरिका को गीत गाते सुन सकता हूँ. उस पोएम में आई हियर अमेरिका सिंगिंग में वॉल्ट विटमैन ने कई सारे लोगों के का थोड़ा थोड़ा जिक्र किया जिनकी आवाज़ वो सुन पा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि ये सारे लोग मिलकर अमेरिका के खुशी खुशी गीत गा रहे हैं. जैसे कि एक मैकेनिक, एक कारपेंटर, एक बोटमैन, एक मदर. सो ऑल दीज different categories of people are joyfully singing songs of America in the poem of Walt Whitman, which was titled as I Hear America Singing. But where is the place for a black American? Is there anyone who wants to recognize black American or want to give them a voice? तो इस दर्द से, इस दुख से को शो करते हैं लैंगस्टन हग्स इस पोएम में. तो लैंगस्टन हग्स राइट्स अ पोएम आई टू सिंग अमेरिका, मतलब मैं भी गीत गा सकता हूँ अमेरिका, मैं भी गीत गा रहा हूँ अमेरिका. ये जवाब है वॉल्ट विटमैन की उस पोएम को जिसमें उन्होंने कहा था आई हियर अमेरिका सिंगिंग. तो हालांकि वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं वॉल्ट विटमैन से. इनफैक्ट वॉल्ट विटमैन के लिखने के 60 ईयर्स बाद लिखी गई है I to Sing America, and this guy, this Langston Hughes, he pays respect to the poet, but he just wants कि he should also be added in the list of all those Americans. He should also be given a voice. He should also be appreciated. और ऐसा हो नहीं रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? Because racial discrimination हो रहा है, और उस racial discrimination की एक picture create की जाती है I to Sing America में, in this poem, जो कि उस समय की सिचुएशन थी. कब की? 1925 में, when this poem the poet Langston Hughes he wrote. So what he says, इस poem में we will see a person's resolve to overcome racial discrimination, his determination, his optimism, कि चाहे कितना भी हो जाए, तुम लोग मुझे कितना भी आज मुझसे शर्मिंदगी हो तुम्हें, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम भी मुझे अपना मानोगे, एक दिन आएगा जब तुम भी मेरी इज्जत करोगे. कुछ ऐसा ही हमें इस पोएम में देखने को मिलता है. तो पोएम में लैंगस्टन हग्स क्या बोलते हैं, वो एक सीन क्रिएट करते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं एक फैमिली का, जिसमें वो कह रहे हैं आई एम द डार्कर ब्रदर, मैं एक भाई हूँ जो ज़्यादा काला है, मतलब दूसरा भाई काला नहीं है. आई एम द डार्कर ब्रदर, दो भाइयों में मैं काले वाला भाई हूँ. They send me to eat in the kitchen, और वो मुझे कह देते हैं जाओ किचन में जाकर खाना खाओ. When company comes, company means जो गेस्ट होते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जब घर वालों के दोस्त आते हैं, मेहमान आते हैं, ये सब लोग आते हैं, तब वो लोग मुझे कहते हैं तुम जाओ, तुम जाके छुप जाओ, छुपा देते हैं मेरे को.
बोलते ऐसा नहीं है कि छुप जाओ, मुंह पर यूं बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम जाके खाना खा लो किचन में, तुम यहाँ मत बैठो, तुम जाके किचन में खाना खा लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं और उन गेस्ट के सामने वो नहीं चाहते कि ये काला इंसान उन गेस्ट को दिखे, क्योंकि उन लोगों को ये बहुत अजीब लगता है, ये काला इंसान, ये ब्लैक अफ्रीकन, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो उसे छुपा देते हैं किचन में कि जाओ तुम किचन में जाके छुप जाओ, हमारे गेस्ट आने वाले हैं। और फिर ये पोइट कहता है, बट आई लाफ, मैं हंस देता हूँ, एंड ईट वेल एंड ग्रो स्ट्रांग। मैं हंस देता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे किचन में अपना खाना खाता हूँ, अच्छे से खाना खाता हूँ ताकि मैं स्ट्रांग हो जाऊँ, ताकि मैं और अच्छा हो जाऊँ। टुमारो आई विल बी एट द टेबल, मगर एक दिन आएगा, कल आएगा, एक दिन आएगा कल, आई विल बी एट द टेबल, जब मैं टेबल पर होऊंगा उस दिन वहाँ मौजूद होऊंगा। When company comes, जब तुम्हारे दोस्त आएंगे, जब गेस्ट्स आएंगे, तब किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी, nobody will dare say to me eat in the kitchen। जब गेस्ट्स आएंगे तब किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई मुझे कह पाए कि जाओ किचन में जाके खाना खाओ। क्योंकि किचन में जाने के लिए वो उसे इसलिए बोल रहे थे ताकि वो छुप जाए, ताकि उसे उसकी जो शक्ल उन्हें गंदी लगती है, जो उसका हाव भाव, जो उसका अपीयरेंस उन्हें बुरा लगता है, वो बुरी चीज़ गेस्ट्स को ना दिखाई दे। वो कहता है कि एक दिन आएगा जब मैं भी टेबल पे होऊंगा, जब तुम्हारे लोग आएंगे और किसी में हिम्मत नहीं होगी मुझे कहने की कि जाओ किचन में जाके खाना खाओ। और उसके अलावा देन बिसाइड्स दे विल सी हाउ ब्यूटीफुल आई एम, और उन्हें दिखाई देगा कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना अच्छा हूँ, कितना सुंदर हूँ, उन्हें एहसास होगा इस चीज़ का। एंड बी अशेम्ड, और फिर उन्हें शर्म आएगी। आई टू एम अमेरिका, उन्हें शर्म आएगी। उन्हें क्यों शर्म आएगी? तुम्हें क्यों शर्म आएगी? तुम सबको शर्म आएगी, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना बुरा किया मेरे साथ, क्योंकि मैं भी सुंदर था और तुमने मुझसे इतनी घृणा करी। You had feelings of disgust and hatred towards me, so that you used to push me towards a corner of the house where nobody could see me. But one day when I will sit in the table and they will come and they will see how beautiful I am, at that day everyone will realize how wrong you all have been. And see, I too am America. I am also part of this America. मैं भी इस अमेरिका का हिस्सा हूँ। इस अमेरिका जिसमें बाकी सब लोग हैं, मैं भी उसी अमेरिका का हिस्सा हूँ। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये वाली पोएम आई टू सिंग अमेरिका, मैं भी गीत गाता हूँ अमेरिका के, और आई टू एम अमेरिका, मैं भी अमेरिका हूँ। इस पोएम में लैंगस्टन हग्स जो एक ब्लैक अमेरिकन पोएट हैं, वो जवाब दे रहे हैं न सिर्फ वॉल्ट विटमैन को, वॉल्ट विटमैन तो खैर इस टाइम जिंदा भी नहीं रहे होंगे, न सिर्फ वो जवाब दे रहे हैं वॉल्ट विटमैन को, वो जवाब दे रहे हैं पूरी अमेरिकन सोसाइटी को कि हे अमेरिका, मैं भी तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं भी तुम्हारा पार्ट हूँ और मैं भी गीत गा सकता हूँ, मेरी आवाज़ भी सुनो। सिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि मैं गीत बड़ा अच्छे गा रहा हूँ, सिंग का मतलब है कि मेरी भी एक आवाज़ है। इट मीन्स आई शुड ऑल्सो बी अलाउड टू स्पीक, इट मीन्स आई शुड ऑल्सो बी अलाउड टू शो माई टैलेंट, इट मीन्स आई शुड ऑल्सो बी अलाउड टू गिव माई ओपिनियंस, इट मीन्स आई शुड ऑल्सो बी अलाउड टू प्रूव माई एग्जिस्टेंस, माई वर्थ। तो ये चीज़ें हमें इस पोएम में देखने को मिलती हैं। अब इस पोएम का एनालिसिस करें तो बहुत शॉर्ट पोएम है, बहुत फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, और इस पोएम में होप एंड ऑप्टिमिज्म की बात की गई है। पोएट ये नहीं कह रहा कि मैं अपना अलग अमेरिका बना दूंगा, तुम लोगों को मैं मार दूंगा, नहीं। ही वॉन्ट्स टू बी पार्ट विद देम, ही वॉन्ट्स टू बी द पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, और उसे उम्मीद है कि एक दिन आएगा ऐसा। नेगेटिविटी आज बहुत है, लेकिन एक दिन आएगा जब सब अच्छा होगा। He wants to be a part of the American society. He wants to create a cultural identity where others can also respect him. कौन सी cultural identity? उसमें उसके music, उसका literature, उसके existence, उसका face, उसके aesthetics, उन्हें भी appreciate किया जाए। तो उसे नहीं पसंद जो racial segregation उस टाइम पर हो रहा है। He also has the right to feel patriotic. और इसके अलावा इस पोएम में जो एक चीज़ क्रिटिक्स कहते हैं उन्हें देखने को मिलती है, वो है द आइडिया ऑफ डबल कॉन्शियसनेस। ये थ्योरी ऑफ डबल कॉन्शियसनेस, W.E.B. Du Bois, he was a social activist in those days, around 120 years ago. He was a social activist, and he gave this theory of double consciousness in which he says that
A person tries to see himself through the eyes of other and he has two identity, one of his own self and the other through whose eye he want to see himself. यानी कि मैं हिंदी में कहूँ तो डबल कॉन्शियसनेस मतलब जब आप अपने आप को किसी और की नज़र से देखना चाहते हैं तो आपके मन में दो कॉन्शियसनेस हो गई हैं. एक तो आपकी खुद की कॉन्शियसनेस जो आप हो और एक आप उसकी कॉन्शियसनेस से खुद को देख रहे हो. तो ये दो कॉन्शियसनेस हो गई. तो यहाँ पे दो कॉन्शियसनेस हमें कैसे देखने को मिल रही हैं. एक तो ये पोइट ब्लैक है, ब्लैक ही इज़ अ ब्लैक पर्सन जिसकी कहानी यहाँ पे बताई जा रही है वो ब्लैक है, नरेटर ब्लैक है. और दूसरा वो जिस सोसाइटी का पार्ट बनना चाहता है वो वाइट सोसाइटी का, वाइट अमेरिकन सोसाइटी का पार्ट बनना चाहता है. वो पार्ट बनना चाहने से मतलब है वो चाहता है कि वो लोग उसे अप्रिशिएट करें. वो अप्रिशिएट करें कि देखो तुम कितने सुंदर हो, वो अप्रिशिएट करें देखो तुम कितना अच्छा गा रहे हो. यानी कि वो उनकी नज़र में अप्रिशिएशन चाहता है, उनकी नज़र में उनकी नज़र में रिस्पेक्ट चाहता है. सो उसके माइंड में दो कॉन्शियसनेस हैं, एक वो जो वो खुद है और एक वो जो दूसरे लोग उसके बारे में सोच रहे हैं. और इन दोनों कॉन्शियसनेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सा रहता है और उसी के बीच में ब्लैक अमेरिकन्स फंसे हुए रहते हैं. ऐसा डुबोइस ने बोला था. आज की डेट में डबल कॉन्शियसनेस इज़ यूज्ड नॉट जस्ट फॉर ब्लैक अमेरिकन्स बट फॉर एनी सोशल ग्रुप विच इज़ ऑप्रेस्ड एंड विच वांट टू इमेजिन इटसेल्फ, सी इटसेल्फ थ्रू द आइज ऑफ अदर्स एज वेल. सो for example, women living in a patriarchal society. So women living in a patriarchal societies, they see themselves as what they are, as what their women are, and how and whether men are appreciating them or not. So this is also a kind of double consciousness. और ये double consciousness हमें यहाँ इस poem में भी देखने को मिलती है. So this is, friends, a very beautiful poem जिसमें hope and optimism है. And I hope you like this poem. And with this I close this discussion here. Thank you.